भारत के राष्ट्रपति, ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? शायद लाल बत्ती वाली गाड़ी, राजसी भवन, 21 तोपों की सलामी, है ना? लेकिन क्या ये पद सिर्फ इतना ही है? असल में राष्ट्रपति का पद भारतीय लोकतंत्र की वो धुरी है जो देश की एकता, अखंडता और सबसे बढ़कर हमारे संविधान की रक्षा करती है। वो हमारी तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर हैं और हम सबके यानी राष्ट्र के प्रथम नागरिक। तो चलिए आज इस पद की शक्तियों और जिम्मेदारियों की गहरी परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि ये पद सिर्फ एक प्रतीक से कहीं ज्यादा क्यों है। अच्छा, इस पद को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले एक बुनियादी फर्क को जानना बहुत जरूरी है। देखिए, भारत की संसदीय प्रणाली में शक्ति के दो केंद्र होते हैं। एक तरफ है राष्ट्रपति, जो राज्य के प्रमुख हैं यानी हेड ऑफ स्टेट। वो किसी एक पार्टी के नहीं बल्कि पूरे भारतीय गणराज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, देश का चेहरा है। और दूसरी तरफ है प्रधानमंत्री, जो सरकार के प्रमुख हैं यानी हेड ऑफ गवर्नमेंट। वो और उनका मंत्रिमंडल देश का रोजमर्रा का कामकाज चलाते हैं, नीतियां बनाते हैं। तो याद रखने वाली बात यह है, राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रतीक हैं और प्रधानमंत्री कार्यकारी शक्ति का असली केंद्र। इस पूरे विषय को अच्छी तरह से समझने के लिए हमने अपनी चर्चा को 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि संविधान में राष्ट्रपति का क्या स्थान है, फिर जानेंगे कि इस पद तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया क्या है और क्या योग्यताएं चाहिए। उसके बाद हम उनकी शक्तियों की दुनिया में गोता लगाएंगे जो काफी दिलचस्प हैं। फिर हम उस दुर्लभ प्रक्रिया को समझेंगे जिससे उन्हें हटाया जा सकता है, जिसे महाभियोग कहते हैं। और आखिर में हम भारत के राष्ट्रपतियों की विरासत पर एक नज़र डालेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। आखिर हमारे संविधान को बनाने वालों ने इस पद की कल्पना कैसे की थी? देखिए, भारतीय संविधान का भाग 5 खास तौर पर अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक राष्ट्रपति पद की पूरी रूपरेखा तैयार करता है। ये सिर्फ एक व्यक्ति का पद नहीं, बल्कि एक ऐसी संस्था है जिसे हमारे लोकतंत्र में एक संतुलन बनाए रखने के लिए बड़ी सूझबूझ से बनाया गया है। आइए देखते हैं कि संविधान की किताब इस पद के बारे में आखिर कहती क्या है। चलिए भारतीय शासन के इस मूल सिद्धांत को थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। हमारे यहाँ 2 तरह की कार्यपालिका है। पहले है डी ज्यूरे यानी नाम मात्र के प्रमुख, जो कि राष्ट्रपति हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि कानूनी तौर पर ऑन पेपर संघ की सारी कार्यकारी शक्ति उन्हीं के नाम पर है। लेकिन फिर आती है डी फैक्टो यानी वास्तविक कार्यपालिका। यह है प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। असल में धरातल पर शक्तियों का इस्तेमाल यही लोग करते हैं। राष्ट्रपति अपनी लगभग सभी शक्तियों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं। यही संसदीय प्रणाली का सार है। अब जरा उन 3 सबसे अहम संवैधानिक अनुच्छेदों पर गौर करते हैं जो इस पद की बुनियाद हैं। सबसे पहले है अनुच्छेद 52। ये बहुत सीधा और सपाट है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसका गहरा मतलब यह है कि ये पद कभी खाली नहीं रह सकता। फिर आता है अनुच्छेद 53, जो कहता है कि संघ की सारी कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होगी। और इसी अनुच्छेद का एक और हिस्सा उन्हें हमारी तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना का सर्वोच्च कमांडर घोषित करता है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और सम्मान की बात है। तो अब सवाल ये उठता है कि देश के इस सर्वोच्च पद पर कोई पहुंचता कैसे है? क्या हम और आप सीधे वोट करते हैं? नहीं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव सीधे तौर पर नहीं होता, बल्कि एक अप्रत्यक्ष और काफी दिलचस्प प्रक्रिया के जरिए होता है। ऐसा जानबूझकर किया गया है ताकि राष्ट्रपति किसी एक दल या क्षेत्र का नहीं, बल्कि पूरे देश का प्रतिनिधि हो। तो चलिए इस खंड में हम समझेंगे कि राष्ट्रपति को असल में चुनता कौन है और इस पद पर बैठने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए। तो राष्ट्रपति का चुनाव करता कौन है? जवाब है एक खास समूह जिसे निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। अब इसमें कौन कौन शामिल है, ध्यान से सुनिएगा। पहला, संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी चुने हुए सदस्य। दूसरा, सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। और तीसरा, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर यानी जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है वहां के चुने हुए सदस्य। यहाँ सबसे जरूरी शब्द है चुने हुए यानी निर्वाचित, क्योंकि यही हमें बताएगा कि कौन इस चुनाव में वोट नहीं दे सकता। अब ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि इस चुनाव में कौन वोट नहीं दे सकता। 2 प्रमुख समूह हैं जिन्हें इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है।
पहला, संसद के मनोनीत या नॉमिनेटेड सदस्य। जैसे राज्यसभा में 12 सदस्य होते हैं ना, जिन्हें राष्ट्रपति खुद कला, साहित्य, विज्ञान जैसे क्षेत्रों से मनोनीत करते हैं, वो वोट नहीं दे सकते। और दूसरा, जिन राज्यों में विधान परिषदें हैं, उनके सदस्य, चाहे वो चुने हुए हो या मनोनीत, ये लोग भी राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं देते। ये व्यवस्था इसलिए है ताकि केवल जनता के सीधे प्रतिनिधि ही इस चुनाव में हिस्सा लें। अच्छा, तो अगर किसी को राष्ट्रपति बनना हो तो उसे कौन सी शर्तें पूरी करनी होंगी? संविधान के अनुच्छेद 58 के मुताबिक 4 मुख्य शर्तें हैं। पहली, वो भारत का नागरिक हो। दूसरी, उसकी उम्र कम से कम 35 साल हो। तीसरी, और ये बहुत दिलचस्प है, कि वो लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, राज्यसभा का नहीं। और चौथी शर्त है कि वो केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो, ताकि उसकी निष्पक्षता बनी रहे। तो चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, यानी शक्तियों का प्रयोग। राष्ट्रपति के पास आखिर कौन कौन सी शक्तियां हैं? और यकीन मानिए, ये शक्तियां बहुत व्यापक हैं। विधायी, कार्यकारी, न्यायिक, यहाँ तक कि आपातकालीन भी। हालांकि राष्ट्रपति ज्यादातर मंत्रिपरिषद की सलाह से ही काम करते हैं, लेकिन संविधान उन्हें कुछ ऐसी विवेकाधीन शक्तियां भी देता है जो खास परिस्थितियों में बहुत अहम हो जाती हैं। आइए उनकी 3 बड़ी शक्तियों को जरा गहराई से समझते हैं। जब कोई बिल संसद के दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, तो उनके पास 3 रास्ते होते हैं जिन्हें हम वीटो शक्ति कहते हैं। पहला है आत्यंतिक वीटो। इसमें वो बिल को मंजूरी देने से साफ मना कर देते हैं और बिल वहीं खत्म हो जाता है। दूसरा है निलंबनकारी वीटो। इसमें वो बिल को एक बार फिर से सोचने के लिए संसद को वापस भेज सकते हैं। और फिर आता है सबसे अनोखा वीटो, पॉकेट वीटो। नाम से ही सब साफ है। इसमें राष्ट्रपति ना तो बिल पर हाँ कहते हैं, ना और ना ही उसे वापस भेजते हैं। वो बस उसे अनिश्चित काल के लिए अपनी जेब में रख लेते हैं। इसका सबसे मशहूर इस्तेमाल 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर किया था। जरा सोचिए, किसी व्यक्ति को देश की सबसे बड़ी अदालत से मौत की सजा मिली है। क्या उसके पास कोई आखिरी उम्मीद बचती है? हाँ, और वो उम्मीद है भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को किसी भी अपराध की सजा को माफ करने की एक बहुत बड़ी न्यायिक शक्ति देता है। ये शक्ति इतनी व्यापक है कि इसमें सैन्य अदालतों यानी कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा और यहाँ तक कि मृत्यु दंड भी शामिल है, जिसे राज्यों के राज्यपाल माफ नहीं कर सकते। वो चाहें तो सजा को पूरी तरह माफ कर सकते हैं, उसकी प्रकृति बदल सकते हैं या उसकी अवधि कम कर सकते हैं। ये न्याय के साथ दया का एक संवैधानिक संतुलन है। राष्ट्रपति के पास कानून बनाने की भी एक असाधारण शक्ति है, जिसे अध्यादेश या ऑर्डिनेंस कहते हैं। कल्पना कीजिए कि संसद का सत्र नहीं चल रहा और देश को किसी कानून की तुरंत जरूरत पड़ जाए, तो क्या होगा? ऐसी ही स्थिति के लिए अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। इस अध्यादेश की ताकत और असर बिल्कुल संसद के बनाए कानून जैसा ही होता है, लेकिन ये एक अस्थायी व्यवस्था है। जैसे ही संसद का सत्र वापस शुरू होता है, इस अध्यादेश को 6 हफ्तों के अंदर पारित करवाना पड़ता है, वरना ये अपने आप खत्म हो जाता है। क्या भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन ये प्रक्रिया इतनी ज़्यादा मुश्किल है, इतनी ज़्यादा जटिल है कि आज तक भारत के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। इसे ही महाभियोग यानी इम्पीचमेंट कहते हैं। ये हमारे संविधान का एक सेफ्टी वॉल्व है, जो ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो देश के सर्वोच्च पद पर ही क्यों ना हो, संविधान से ऊपर नहीं है। आइए समझते हैं कि ये प्रक्रिया काम कैसे करती है। तो आखिर किस आधार पर महाभियोग शुरू किया जा सकता है? संविधान का अनुच्छेद 61 इस बारे में बिल्कुल साफ है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही आधार है, संविधान का उल्लंघन। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, संविधान ये कहीं नहीं बताता कि संविधान का उल्लंघन का आखिर मतलब क्या है। इसे परिभाषित करने का काम पूरी तरह से संसद पर छोड़ दिया गया है। ये अस्पष्टता ही इस प्रक्रिया को और भी ज्यादा गंभीर बना देती है। महाभियोग प्रक्रिया की गंभीरता का अंदाजा सिर्फ एक आंकड़े से लग जाता है, 2/3। लेकिन रुकिए, ये कोई साधारण बहुमत नहीं है। ये सदन में मौजूद और वोट देने वाले सदस्यों का 2/3 नहीं है, बल्कि ये सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत है। भारतीय संविधान में किसी भी प्रस्ताव को पास करने के लिए ये सबसे कठोर बहुमत की शर्त है। इसे हासिल करना लगभग नामुमकिन है, जब तक कि देश की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों में इस पर पूरी तरह से आम सहमति ना हो। तो ये प्रक्रिया चलती कैसे है?
पहला कदम, संसद की किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा के कम से कम 1/4 सदस्य एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। फिर उस सदन में वोटिंग होती है और अगर प्रस्ताव 2/3 के विशेष बहुमत से पास हो जाता है तो वो दूसरे सदन में जाता है। दूसरा सदन एक अदालत की तरह आरोपों की जांच करता है और राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाता है। और अगर दूसरा सदन भी इसे 2/3 बहुमत से पास कर दे तो उसी क्षण राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। अब एक बहुत ही दिलचस्प और अक्सर लोगों को कंफ्यूज करने वाली बात पर आते हैं। याद है, हमने बात की थी कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के मनोनीत सदस्य वोट नहीं दे सकते, लेकिन जब महाभियोग की बात आती है तो वही मनोनीत सदस्य वोट दे सकते हैं। और इसका ठीक उल्टा भी सच है। राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य जो चुनाव में तो वोट देते हैं लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में वोट नहीं दे सकते। ऐसा क्यों? इसके पीछे तर्क ये है कि महाभियोग संविधान के उल्लंघन से जुड़ा है, इसलिए ये पूरी तरह से एक संसदीय मामला माना जाता है जिसमें राज्यों की कोई भूमिका नहीं होती। तो हमने पद की शक्तियों और प्रक्रियाओं के बारे में तो जान लिया। अब उन लोगों के बारे में जानते हैं जिन्होंने इस महान पद की शोभा बढ़ाई है। हर राष्ट्रपति अपने साथ एक नया दृष्टिकोण, एक नया अनुभव लेकर आए और उन्होंने इस पद की गरिमा को एक नए तरीके से परिभाषित किया। ये सिर्फ नामों की एक सूची नहीं है, बल्कि ये हमारे गणतंत्र के सफर की कहानी है जिसे इन राष्ट्रपतियों की आंखों से देखा गया है। इस यात्रा की शुरुआत होती है भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, जो आज तक के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए। उनके बाद 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले राष्ट्रपति बने जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ। फिर आया 1977 का दौर, जब आपातकाल के बाद की उथल-पुथल के बीच नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति बने। और 1982 में ज्ञानी ज़ैल सिंह भारत के पहले सिख राष्ट्रपति बने। और जैसा कि हमने पहले देखा, वो अपने पॉकेट वीटो के इस्तेमाल के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। समय के साथ राष्ट्रपति का पद और भी ज्यादा समावेशी और प्रेरणादायक बनता गया। 1997 में के.आर. नारायणन भारत के पहले दलित राष्ट्रपति बने। फिर 2002 में एक ऐसा नाम आया जो राजनीति से नहीं, विज्ञान से था, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, जिन्हें लोगों ने प्यार से जनता का राष्ट्रपति कहा। 2007 में प्रतिभा पाटिल ने भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनकर इतिहास रचा। और हाल ही में 2022 में द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी और साथ ही स्वतंत्र भारत में जन्मी पहली राष्ट्रपति भी। ये यात्रा दिखाती है कि कैसे राष्ट्रपति भवन के दरवाजे समाज के हर वर्ग के लिए खुले हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का पद सिर्फ एक संवैधानिक पद नहीं, बल्कि उससे कहीं बढ़कर है। वो हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के एक जीवंत प्रतीक हैं। वो राजनीतिक खींचतान से ऊपर उठकर पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो संविधान के संरक्षक हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र के सिद्धांत हमेशा कायम रहें। गणतंत्र के प्रथम नागरिक के रूप में राष्ट्रपति का पद हर भारतीय के लिए सम्मान और प्रेरणा का एक स्रोत है, जो हमें याद दिलाता है कि हजारों विविधताओं के बावजूद हम सब एक हैं। और अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहूंगा। जैसे जैसे भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में आगे बढ़ रहा है, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर बदल रहा है, ऐसे में राष्ट्रपति की भूमिका का भविष्य क्या होगा? क्या ये पद केवल एक औपचारिक और सांकेतिक भूमिका तक ही सीमित रहेगा, या आने वाले समय में इसकी विवेकाधीन शक्तियों का महत्व और भी बढ़ेगा? एक नए और बदलते भारत में इस सर्वोच्च पद से देश की क्या अपेक्षाएं होंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए।